गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उड़द और मूंग के क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में प्लस उसके डिजीज़ के बारे में। तो आप सभी से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो आज हम बात करेंगे उड़द और मूंग के बारे में, इसकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में, प्लस हम बात करेंगे इसके डिजीज़ के बारे में कि उड़द और मूंग में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले देखें, उड़द कॉमन नेम इसका जो है हम उड़द या काला चना भी बोलते हैं, ब्लैक ग्राम, इंग्लिश में ब्लैक ग्राम भी बोलेंगे। बोटेनिकल नेम जो है विग्ना मुंगो, बोटेनिकल नेम विग्ना मुंगो। और जो इसका बिगनिंग में नाम था, सबसे पहले जब इस फसल का पता चला था तो शुरुआत में इसका जो नाम था फेसियोलस मुंगो भी कहा जा रहा था। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी और फेपेसी भी है, आप फेपेसी कह सकते हैं या लेग्यूमिनेसी कह सकते हैं। सब फैमिली जो है पेपिलियोनेसी है। क्रोमोसोम नंबर इसका 2n = 2x = 22 बोलेंगे। रूट सिस्टम इसका किस प्रकार का है, तो मुसला मूल है, टैप रूट सिस्टम है जो कि गहरा है और गहरा होने की वजह से ये मृदा अपवर्धन को बचाता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया है। इंडिया में इसकी जो इंसेस्टर वैरायटी है वो कौन सी है, सिल्वेस्ट्रिस। ठीक है, जो इसकी इंसेस्टर वैरायटी है जिससे विग्ना मुंगो डेवलप हुआ है, तो इसकी जो इंसेस्टर वैरायटी है वो सिल्वेस्ट्रिस है। सब स्पीशीज की बात करें तो साइंटिस्ट हैं एक बॉस, उन्होंने 1932 में इसकी 2 सब स्पीशीज की बात की थी, 2 उपजातियों की बात की थी। वे कौन सी थी, विग्ना मुंगो वैरायटी नाइगर, जिसमें बात करते हैं कि इसका जो परिपक्वन है शीघ्र हो जाता है और इसके जो दाने जो हैं वो बड़े हैं और काले रंग के हैं। दूसरी जो उपजाति थी वह थी विग्ना मुंगो वैरायटी विरिडिस। ये जो है इसका परिपक्वन जो है लेट होता था, देरी से होता था और जिसके दाने थे वे छोटे थे और हरे रंग के थे। फ्लोरल बायोलॉजी हम देख लें कि ये 1 वर्षीय पौधा है, हाइट इसकी 30 से 100 सेंटीमीटर है। इसमें जो पुष्प क्रम है वो पुष्प गुच्छ है, जिसमें कि 5 से 6 पुष्पों के जो गुच्छ लगे हुए हैं वो पर्ण के अक्ष पे लगे हुए हैं, लीफ एक्सिस पे लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 5 से 6 पुष्पों का एक गुच्छ है जो कि पर्ण के अक्ष पे लगा हुआ है। ये पर्णक है और संपूर्ण ये जो पर्णक है मिलकर के एक पर्ण का निर्माण कर रहे हैं, तना और पुष्पावली वृंत। तो ये रसीम इन्फ्लोरेसेंस है। फिर हम बात करें कि जो इसका पुष्प है वो बाइसेक्सुअल है, डंठल युक्त है, जाइगोमॉर्फिक है। जो कैलक्स है वो फ्यूज्ड है और 5 हैं वो, और पत्तियां उसकी और हरे रंग की हैं। कोरोला जो है वो पीले रंग का है और 5 पंखुड़ियां हैं उसमें, जो कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन के रूप में व्यवस्थित है। ये जो पंखुड़ियां हैं मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। तो सबसे पहली वाली जो है वैक्सिलम है, जिसको स्टैंडर्ड भी कह रहे हैं, एक बड़ी है और सबसे ऊपर पाई जाती है बड़ी पंखुड़ी। ठीक है, जो दूसरी है विंग, इसको पक्ष भी कह रहे हैं, 2 हैं ये संख्या में, और जो बड़ी वाली है उसके साइड पे लगी हुई है, लेटरल है। ठीक है, और ये मध्यम आकार की हैं। जो कील और कैरेना है, इसको हिंदी में नोतल भी कह देते हैं, लोअर है, 2 संख्या में है और सबसे छोटे आकार की हैं। इन 2 के बीच में जो है कैरेना या नोतल के बीच में ही एंड्रोशियम और गाइनोशियम बंद रहते हैं। अब वो बंद रहेंगे तो क्या होगा कि ये जो है एक स्वपरागित फसल बन जाएगी जो आपकी उड़द है। स्वपरागित फसल, और क्लिस्टोगैमी का मतलब जिसमें परागन है वो नियमित होगा। निमिलित परागन में क्या है कि जो पुष्प है पुष्पन होने से पूर्व ही उसका जो परागन हो चुका होता है। ये देखिए इसमें ये जो ध्वज बना हुआ है, वैक्सिलम बना हुआ है, पक्ष 2 दे रखे हैं यहाँ पर, कील और नोतल, कील और कैरेना की बात करें 2 हैं। तो ये पेपिलोनेशियस पेटल हैं, जिसकी वजह से इसकी जो हम सब फैमिली की बात करते हैं तो पेपिलोनेसी बात करते हैं। तो ये तितली नुमा दल बताता है। ठीक है, इसका जो दल है वो तितली नुमा दल है। फिर हम एंड्रोशियम की बात करें कि 10 स्टेमन है इसमें, जो कि 2 ग्रुप्स में लगे हुए हैं, 9+1 का अरेंजमेंट है, जिसको डाइएडल्फस भी कहते हैं। ठीक है, द्विसंगीय पुंकेसर है ये। तो स्टेमिनल क्लस्टर जो पुंकेसरी संघ है ये 9 का दिखाया हुआ है, और ये सिंगल स्टेमन है, एकल पुंकेसर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें गाइनोशियम की। गाइनोशियम कैसा है, इसका 1 है, और ओव्यूल्स कितने हैं,
8 से 15 है। प्लासेंटेशन कैसा है इसका, मार्जिनल है। और जो स्टिग्मा है इसका, ठीक है, वृत्तिकाग्र है, वो हेयरी है, रोमिल है और स्पाइरली कॉइल्ड है, सर्पिलाकार कुंडलित है। नेक्स्ट हम देखें इसका ये फ्लोरल डायग्राम, जिसमें कि मात्र अक्ष बताया हुआ है। बाह्यदल, ये बाह्यदल है, ठीक है, ध्वज, पक्ष और ये नोतल, कील। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये ब्रैक्ट है और ये सैपत्रिका है, बैक्टीओल है। और हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर के बीच में बने हुए हैं ये स्टेमन्स हैं, जो कि 9+1 एक अलग है, 9 को ग्रुप में दिखाया हुआ है, ठीक है। एक बीच में अंडप है, कार्पल है। तो ये आपका जो उड़द का है फ्लोरल डायग्राम है। नेक्स्ट देखें इसमें पॉलिनेशन कैसी है। स्वपरागित फसल है, क्लिस्टोगैमी है, निमिलित परागन है। मेल और फीमेल जो भाग हैं इसके वो एक ही जगह बंद हुए हैं, इनक्लोज हुए हुए हैं, जिसकी वजह से 100% इसमें स्वपरागन होगा। जो फ्रूट है, इसका फल है, वो पोड या लेग्यूम है। 4 से 6 सेंटीमीटर लंबा रहेगा। 8 से 15 दाने उसमें पाए जाते हैं। दाने जो हैं काले व गहरे भूरे रंग के हो सकते हैं। अब हम इसमें बात करें कि ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो हमारे सबसे पहले जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, प्रजनन का जो उद्देश्य रहता है वह यही रहता है कि इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह सबसे अधिक होनी चाहिए, इसकी जो उपज है वो सबसे अधिक होनी चाहिए। तो हम उपज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं इसमें कि इसके जो एक पौधे के ऊपर नंबर ऑफ पोर्स हैं, जितने पोड़ की संख्या है एक पादप पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर एक ही पादप के ऊपर जब वो एक पोड़ के ऊपर बात करें तो एक पोड़ से हमें जो है दानों की संख्या जितनी ज़्यादा मिलेगी उतनी ज़्यादा उपज अधिक होगी। फिर पोड़ की जो शेप है वो भी अच्छी होनी चाहिए और दाने का जो आकार है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें कि डिफरेंट मैच्योरिटी ड्यूरेशन, अलग अलग फार्मिंग की जो कल्टीवेशन की तकनीकी हैं उसके आधार पर इसका जो परिपक्वन है उसकी अवधि अलग अलग हो सकती है। तो ड्राई फार्मिंग, जो शुष्क खेती की बात करते हैं, तो उसमें जो परिपक्वन अवधि है उसकी मध्यम है और उपज अधिक है। जहाँ पर इरिगेशन एरियाज हैं, यहाँ पर जहाँ पर जो है बहुत अच्छा उसको पानी दिया जाता है, इरिगेटेड एरियाज है, वहाँ पर जो परिपक्वन अवधि है बहुत छोटी है और जल्दी वो परिपक्व हो जाती है और अधिक उपज दे रही है। जहाँ पर वाटर लॉक्ड रीजन्स हैं या हम कहीं जलमग्न क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इसकी जो परिपक्वन अवधि है वो बहुत छोटी है और उपज अधिक है। अब इसकी जो रोगरोधिता के बारे में बात करें कि जो रोगरोधिता है तो किस किस रोग के प्रति इसकी रोधिता है। मूंग बीन येलो मोज़ेक वायरस, जो कि बहुत गंभीर बीमारी है इसकी, लीफ क्रिंकल वायरस, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, राइजोक्टोनिया ब्लाइट, मैक्रोफोमिना ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, रूट एंड स्टेम रॉट। फिर हम बात करें कीट रोधिता में किस किस कीट के प्रति रोधिता रखता है, तो व्हाइट फ्लाई जो कि कैरियर है वायरस का, विषाणु का जो है वाहक है। लीफ ईटिंग कैटरपिलर की बात करें, एफिड्स है, पोड बोरर है। तो ये सब वो कीट हैं जिसके प्रति ये फसल जो उड़द है ये रोधिता रखती है। बेटर क्वालिटी जो है हम किसको कहेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो लक्षण है वो बहुत अच्छे हैं। तो 24% इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जबकि इसके अंदर जो जीन्स हैं वो उपस्थित हैं 27% प्रोटीन के उत्पादन के लिए। तो प्रोटीन कंटेंट हम कह सकते हैं कि अभी भी इसमें 3% और बढ़ाया जा सकता है। ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं उड़द की क्वालिटी को, तो उसमें सबसे पहले है प्रोटीन का कंटेंट, मेथियोनिन का कंटेंट जो कि 1.17% है। कुकिंग क्वालिटी हम लेते हैं कि उसका पकने का जो समय है, उस दाल के पकने का समय कम से कम होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ सॉलिड सीड, उसमें जो ठोस बीज है उसका कितना परसेंटेज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें ब्रीडिंग मेथड्स की, कि उड़द के जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं उसमें सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, पादप स्थापना। जो T9 वैरायटी है वो यूपी से तमिलनाडु लाई गई थी। तो एक उदाहरण है इसमें T9 वैरायटी का। कोई पूछे कि ऐसी कौन सी वैरायटी है उड़द की जो यूपी से तमिलनाडु लाई गई थी, तो T9 वैरायटी। फिर इसमें प्योर लाइन सिलेक्शन भी किया गया है इस फसल के ऊपर, पर उसके ऊपर ज्यादा अभी कामयाबी अभी नहीं मिली है। दूरस्थ संकरण में बात करें तो पंतनगर में जो है
विग्ना मुंगो के क्रॉस करवाया गया विग्ना मुंगो वैरायटी सिल्वेस्ट्रस से, जिससे कि हमें येलो मोज़ैक वायरस रेजिस्टेंट एक लाइन मिली है। ठीक है, ये वायरस वाली रेजिस्टेंस लाइन है, रोदिता वाली लाइन है। फिर हमने क्रॉस कराया विग्ना मुंगो को विग्ना रेडिएटा के साथ। इससे क्या हुआ, पोड़ की जो लेंथ थी वो हमें बढ़ी हुई मिली, साथ ही साथ जो उसका जो पाचन है उस दाल का वो और ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीज डाइजेस्टिबिलिटी। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग में हमने क्या किया कि जो C01 वेराइटी थी उसको जब हमने ट्रीट करवाया EMS से, इथाइल मीथेन सल्फोनेट से ट्रीट करवाया, तो वो C04 वेराइटी में कंप्लीट हो गई। फिर एम्ब्रियो रेस्क्यू में हमने क्या किया, वैसे भ्रूण को बचाया गया जो इंटरब्रिड संकरण से आए गए हैं, अंतर प्रजनन से जो विधि से आए गए हैं संकर, उस एम्ब्रियो को बचाया गया। नेक्स्ट हम देखें मूंग के बारे में। मूंग का जो कॉमन नेम है मूंग, हरा चना, मूंग बीन, ग्रीन ग्राम भी कह रहे हैं। बोटेनिकल नेम जो है विग्ना रेडिएटा, और जो बहुत पहले इसका बिगिनिंग में नाम दिया जाता था फेसियोलस ऑरेस बोल रहे थे। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी या फेबेसी है। सब फैमिली पेप्लियोनेसी है। क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 2x22। रूट सिस्टम इसका कौन सा है, गहरा है, ताकि मृदापवर्धन से हम बचा सके इस मृदा को। सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया है। इसकी जो एंसेस्टर जाति है वो कौन सी है, सबलो बेटा, विग्ना रेडिएटा वैरायटी सबलो बेटा, तो इससे विग्ना रेडिएटा हमें मिली है। सब स्पीशीज इसकी जो है बॉस ने 1932 में 1932 में विग्ना रेडिएटा की 40 डिफरेंट टाइप्स बताई थी। किस आधार पर बताई थी वो हम देख लेते हैं कि एक तो पर्ण के आकार के आधार पर, पुष्प के रंग के आधार पर, पौध के रंग के आधार पर, बीज के रंग के आधार पर। कुछ लक्षण हम उसके देख लें कि क्या लक्षण है। फ्लावर कलर, पुष्प का रंग जो है वो उसमें विविधता किस प्रकार हमें मिल रही है कि लाइट येलोइश ओलिव, हल्का पीला और ऑलिव कलर का जो है एक पुष्प का रंग है, और दूसरा रंग है ऑलिव येलो कलर का। पोड़ का कलर जो है वो कैसा है, एक तो आयरन ग्रे है, ऑलिव ग्रे है और एक स्नफ है। सीड कलर कैसा है, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, येलो, ये 4 प्रकार के सीड कलर इसमें मिलेंगे। सीड की जो सतह है, बीज की जो सतह है वो कैसी है, डल है और शाइनिंग है। फ्लोरल बायोलॉजी इसकी देख लें कि 1 वर्षीय पौधा है, इसकी जो लंबाई है 45 से 60 सेंटीमीटर है। रेसिम इन्फ्लोरेसेंस बताना है जिसमें कि 10 से 20 पुष्प एक गुच्छ में लगे हुए हैं और पर्ण के अक्ष पर लगे हुए हैं। ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस दिखाई है यहाँ पर कि ये पर्णक है, पर्णक संपूर्ण मिलकर एक पर्ण बना रहे हैं, तना है, पुष्पावली वृंत और ये पुष्प गुच्छ है। रेसिम इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर कैसा है इसका, बाइसेक्सुअल है, पेडिसिलेट है, डंठल युक्त है, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी है और जाइगोमॉर्फिक है, एक व्यास सम्मित है। सेपल्स इसके कैसे हैं, 5 हैं और फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं आपस में और ग्रीन कलर के हैं, तो इसको गेमोसेपलस कंडीशन भी कहते हैं। पेटल्स कैसे हैं इसके, 5 हैं, पीले रंग के हैं और किस तरह से व्यवस्थित हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन की तरह से व्यवस्थित हैं। 3 तरह के इसके पेटल्स की व्यवस्था बताई हुई है, तो 3 टाइप्स हैं पेटल्स के। वैक्सिलम जिसको ध्वज कह रहे हैं, स्टैंडर्ड भी कहते हैं, अपर मोस्ट है, सबसे ऊपर की तरफ है और बड़ा है। विंग की बात करें तो पक्ष कहते हैं इसको, लेटरल है, साइड की तरफ है और मध्य आकार का है, 2 संख्या में है। कील, कैरिना, नोतल की बात करें तो नीचे की तरफ है, 2 और छोटे हैं। इस दोनों के अंदर ही एंड्रोशियम और गाइनोशियम बंद रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्वपरागित फसल है, निम्नलिखित परागन किया जाता है, क्लिस्टोगैमी इसमें पाई जाएगी। ये देखिए इसके तितली नुमा दल इस तरीके से व्यवस्थित हैं। अब हम बात करें एंड्रोशियम की तो इसके पुंकेसर 10 हैं जो कि द्विसंगी पुंकेसर की तरह व्यवस्थित हैं। 9+1 है, 9+1 की है व्यवस्था। यहाँ पर देखिए पुंकेसरी संघ जो है 9 का दिया हुआ है एक, और ये एकल पुंकेसर है, द्विसंगी पुंकेसर। तो ये आपका जो है मूंग का एंड्रोशियम। गाइनोशियम की बात कर लें तो कार्पल 1 है, 7 से 11 जो है ओव्यूल्स हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन है, स्टिग्मा इसका हेयरी है, स्पाइरली क्वाइल्ड है।
ये फ्लोरल डायग्राम है जिसमें कि मात्र अक्ष दिया हुआ है, बाह्य दल जो है ये 5 दे रखे हैं इसमें, और ध्वज जो दल है उसमें ध्वज, पक्ष और नोतल बताया हुआ है। अंडप है, पुंकेसर जो है वो 9 गुच्छ में दिए हुए हैं, एक अलग से दिया हुआ है। साथ ही साथ इसके 2 सहपत्रिका भी हैं और एक ब्रैक्ट है इसमें। तो ये फ्लोरल डायग्राम हुआ। पॉलिनेशन की बात करें, परागन की बात करें, तो परागन इसमें कैसा है, स्वपरागित फसल है, और जो इसका पुष्पन का समय है सुबह का 6 से 8 बजे का समय है, और ये कब तक रहती है, सुबह जो है 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक ही पुष्प खुले रहते हैं। जो स्टेमन्स हैं इनके स्फुटन का समय क्या है, रात 9 बजे का है, और सुबह 3 बजे तक ही पूरा होता है। फिर हम बात करें जो फल है इसका, वो पोड लेग्यूम है, 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये 7 से 11 इसमें दाने मिलते हैं जो कि गहरे हरे रंग के होते हैं। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स में देखें कि तो हमारे सबसे पहले अधिक उपज को लेकर है, तो नंबर ऑफ पोर्स एक पादप के पीछे ज्यादा से ज्यादा होंगे तभी उपज अधिक होगी, और एक पोड़ में नंबर जो दानों की संख्या है वह अधिक होनी चाहिए। पोड़ का जो आकार है, दानों का आकार वो है अच्छा होना चाहिए जिससे कि जो है उसकी गुणवत्ता बढ़ सके। डिफरेंट जो है मेच्योरिटी ड्यूरेशन, इसके जो परिपक्वन का समय है वो अलग अलग होता है। अलग अलग कृषि जिस तरीके से की जाती है, जैसे शुष्क कृषि में हम बात करें तो उसकी परिपक्वन अवधि जो है मध्यम है, और उपज जो है फसल की वो अधिक है। और इरिगेटेड जो रीजन है जहाँ पर सिंचाई युक्त भूमि है वहां पर जो है परिपक्वन अवधि मध्यम है, शीघ्र है, शीघ्र होने की वजह से भी इसकी अधिक उपज है। और जलमग्न क्षेत्रों में जो है इसकी परिपक्वन अवधि जो है वो भी शीघ्र है और अधिक उपज है। रोग रोधिता की बात करें तो रोग रोधिता इसमें जो है मूंग बीन येलो मोज़ेक वायरस जो कि इसकी गंभीर बीमारी है, मोज़ेक मोटल वायरस, लीफ रिंकल वायरस, लीफ कर्ल वायरस, सीड एंड सीडलिंग रॉट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, पाउडरी माइल्ड्यू, एंथ्रेक्सनोस, ये कुछ ऐसे रोग हैं जिनके प्रति ये रोधिता रखता है। फिर हम बात करें इंसेक्ट रेजिस्टेंस की, जो व्हाइट फ्लाई कैरियर है विषाणुओं का, वाहक है विषाणु का, और लीफ ईटिंग कैटरपिलर, हैरी कैटरपिलर, इसकी जो गुणवत्ता है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, 25% प्रोटीन है, और इसका जो पाचन है वो आसानी से हो सकता है, और मेथियोनिन कंटेंट इसमें ज़्यादा है। लेस हार्ड सीड, इसमें जो सख्त जो बीज हैं बहुत कम मिलते हैं। इसमें नॉन शेटिंग देखी गई है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फसल है जल्दी से गिरती नहीं है। हाई फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है वो सबसे अधिक है इसमें। फिर हम बात करें इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की, ब्रीडिंग मेथड्स की, प्रजनन विधियों की, तो इंट्रोडक्शन में अभी कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली है। प्योर लाइन सिलेक्शन में हमारे पास कुछ वेराइटीज हैं, जैसे टाइप 1 BR2, अमृत, कृष्णा 11, RS4, CO1, CO2, CO3, और पन्ना B105, G65, गुजरात 1, गुजरात 2, शाइनिंग मूंग 1, PS16। ये कुछ प्योर लाइन सिलेक्शन की वेराइटीज हैं जो इसमें हमें सक्सेसफुल मिली है। फिर हम संकरण की बात करें तो इसमें हमें कौन कौन सी वेराइटीज मिली हैं, मूंग की जवाहर 45K, 851, KM1, साबरमती, ML1, ML5, ML131, ML267, मोहिनी, पंत मूंग 1, ये पूछा गया है पहले पिछले एग्जाम्स में, पंत मूंग 1, T44, T55। हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद हम बात करें हाइब्रिड संकरण के बाद म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करें, उत्परिवर्तन जो प्रजनन है उसमें हम विविधता को बढ़ाते हैं। केमिकल और फिजिकल म्यूटेशंस जो है दोनों को यूज कर रहे हैं। गामा रेडिएशंस जो है ज्यादा इफेक्टिव हैं, ज्यादा जो है प्रभावी हैं बजाय की रासायनिक उत्परिवर्तन की। ब्रीडिंग फॉर आइडियल प्लांट टाइप, हम कुछ जो है आदर्श पादप प्राप्त करने के लिए क्या ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें देखिए क्या लक्षण हम ले रहे हैं। मैच्योरेशन पीरियड, परिपक्वन काल क्या है उसका, तो समर जो है ग्रीष्म ऋतु में 60 से 65 दिन, स्प्रिंग जो है उसमें 60 से 90 दिन, खरीफ में 90 से 120 दिन। जब हम ग्रोथ हैबिट की बात करें तो उसमें क्या है, समर में जो है इसकी ग्रोथ डिटरमाइंड रहती है, निर्धारित रहती है, स्प्रिंग में भी निर्धारित रहती है, खरीफ में जो है सेमी डिटरमाइंड टू अनडिटरमाइंड, मतलब जो है अनिर्धारित तक पहुंच जाती है इसकी ग्रोथ वृद्धि। नंबर ऑफ सीड्स पर पोड़ जो है ज्यादा होते हैं।
खरीफ सीजन में 8 से 10 सीड भी मिल जाएंगे, बीज मिलेंगे। नंबर ऑफ पोर्स पर प्लांट, एक पौधे पर कितने पोर्स हैं तो ज़्यादा मिलेंगे। सीड वेट, सीड का जो एक बीज का जो वजन है 35 से 40 ग्राम तक। प्लांट की जो हाइट है समर में, गर्मियों में 50 से 60 सेंटीमीटर, स्प्रिंग में भी 50 से 60 सेंटीमीटर, खरीफ में जो है 70 से 75 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। आगे हम देखें कि उड़द और मूंग में होने वाली बीमारियों के बारे में हम देख रहे हैं। तो जो दलहनी फसल है उसमें जो मुख्य इसकी जो कृषि की जाती है वो बीज के लिए की जाती है, और इसमें जो बीज है वो हरे रंग के, काले रंग के और पीले रंग के पाए जाते हैं। ये भारत की मुख्य फसल है। नेटिव क्रॉप जो इसका ओरिजिन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, वो भारत ही है। और ये प्राय केन्या में जो इसकी कल्टीवेशन है उसको ग्रीन ग्राम जो है, मूंग जो है, उसको केन्या में उगाया जाता था। फिर इसको और देशों में उगाया जाने लगा। कल्टीवेटेड एरिया जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में हुआ। इसकी जो ग्रीन और ब्लैक ग्राम की जो मुख्य जो बीमारियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सर्कोस्पोरा लीफ ब्लाइट, जो कि सर्कोस्पोरा कैनेसेंस एलिसिया मैटिन से हो रही है। राइजोक्टोनिया डिजीज, राइजोक्टोनिया सोलानी से हो रही है। पाउडरी मेल्ड्यू एरिसिफी पॉलीगैनी से हो रही है। मूंग बीन येलो मोजैक डिजीज या मूंग बीन येलो मोजैक वायरस से हो रहा है। लीफ क्रिंकल डिजीज जो है उड़द बीन लीफ क्रिंकल वायरस से हो रहा है। तो सर्कोस्पोरा जो है, लीफ स्पॉट की हम बात करें कि ये जो बीमारी है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म सर्कोस्पोरा कैनेसेंस एलिस एंड मार्टिन दोनों ही हैं। तो ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम जो एक महत्वपूर्ण रोग है उसका ये सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, इसके कारण जो है फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और अकेले मूंग की फसल में 23 से 61% ये नुकसान कर चुका है। इसका जो लक्षण है, बुवाई के 30 से 40 दिन के अंदर ही, 30 से 40 दिनों के अंदर जो है बुवाई के बाद ये मुख्य खेत में दिखाई देने लगता है। जो निचली पत्तियां हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, और यहाँ पर उसके जो प्राइमरी जो सिम्टम्स हैं, प्रारंभिक लक्षण दिखने लगते हैं। रोग में जो है धब्बे छोटे, गोल और क्या है, चेरी रेड कलर के होते हैं, गहरे लाल रंग के होंगे। इनका मध्य भाग जो है ग्रे कलर का होगा और सफेद भी हो सकता है। पत्तियां जो है समय से पूर्व गिर जाती हैं, जिसके कारण जो फलियों का या दानों का आकार छोटा रह जाता है और उपज में कमी आती है। इसमें देखिए इसका जो रोग चक्र है वो हम बात करें कि ये बीज जनित रोग है सबसे पहले, और जो कवक है वो उत्तरजीवी है यानी कि सेप्रोफिटिक है, और स्ट्रोमा पादप के जो अवशेष हैं वहां पर रहता है स्ट्रोमा की तरह, ठीक है। और जो इसका जो संक्रमण है वो अधिक वर्षा के ऋतु में अधिक होता है। जो इसकी अनुकूलित परिस्थितियां हैं वह देख लें कि ये गर्म मौसम में इसका प्रकोप अधिक रहता है। इसका जो उपयुक्त तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 96%, 96% है। फिर हम बात करेंगे इसका जो प्रबंधन है रोग का, वो हम कैसे करेंगे कि कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ेगा। जो फील्ड का जो है पूरा सैनिटेशन करना पड़ेगा, अच्छे से उसकी जो है रोग मुक्त करना पड़ेगा। वहां पर जो कोई भी ऐसे पादप अवशेष है उसको वहां से हटाना पड़ेगा। बीज का जो शोधन है, बीज का जो उपचार है वो कॉपर कवकनाशी जो है उससे करना पड़ेगा, जिसमें कि आपके पास उदाहरण है ब्लेटॉक्स का, ब्लेटॉक्स 50, जिसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज के अनुसार उपयोग करें। परनीय स्प्रे जो है वो कार्बोनडाजिम का करना पड़ेगा, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर 10 दिनों के अंतराल में इसका स्प्रे करना है। और ग्रीन ग्राम की जो प्रतिरोधी जो प्रजातियां हैं, जो रेजिस्टेंट वेराइटीज है, उन्हीं का चुनाव करें बुवाई के लिए। AAU 34, AAU 39 इनका चुनाव कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम इसको शेयर करें, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राइजोक्टोनिया डिजीज के बारे में देखेंगे। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनिया सोलानी है। उड़द और मूंग दाल की जो महत्वपूर्ण बीमारी है जो गर्मी में और रबी के मौसम में होती है वो यही है, राइजोक्टोनिया डिजीज। इसका जो सिम्टम है, जो लक्षण है, वो पौधे की वृद्धि अवस्था के आधार पर 3 लक्षण, 3 उस विभाग में बांटा गया है। पहला क्या है, ड्राई रूट रॉट। क्या होगा ये लक्षण जो है सीडलिंग्स में जो कॉटिलिडन्स पर आता है, सबसे पहले जो बीज होता है उसी में आता है। जो सब इसके जो रोग में क्या होता है, रस्टी ब्राउन जो धसे हुए जो हैं गहरे लाल और भूरे रंग के जो हैं
सीडलिंग्स पे धब्बे से बन जाते हैं, मृदा की सतह पर भी होते हैं, जिनका फैलाव नीचे जड़ की तरफ जाता है, जड़ तंत्र की तरफ जाता है, नीचे की ओर फैलते हैं। परंतु जड़ तंत्र जो है धीरे धीरे क्या होगा, संपूर्ण जड़ तंत्र वो जो है लाल भूरे रंग का हो जाएगा और जड़ का जो गोलाई है, व्यास है, वो भी सिकुड़ जाता है और ऊपर जो इसके पत्तियां जो थोड़ी बहुत निकलने वाली होती हैं सीडलिंग्स की, वे मुरझाकर सूख जाती हैं। फिर सीडलिंग ब्लाइट की बात करें, इस लक्षण में पत्तियां झुलस कर सूख जाती हैं। इस लक्षण में क्या होगा, सीडलिंग ब्लाइट में पत्तियां झुलस कर सूख जाएंगी। रोग का जो मुख्य लक्षण है पत्तियों के आपस में चिपक जाना है और साथ ही कवक जाल जब वो भी पत्तियों पे चिपका हुआ मिलेगा। ग्रामीणी कुल के जितने भी खरपतवार हैं, अगर इसके बीच में कहीं उग जाते हैं तो वहां पर जो खरपतवार है वो भी संक्रमण रोग की जो रोग कारक है उसकी संक्रमण अवस्था जो है उसका माध्यम बन सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी रोग फैल सकता है। फिर तीसरा हम बात करें वेब ब्लाइट की या एरियल ब्लाइट की, जिसमें रोग जो संक्रमण है वो प्राय मृदा के समीप जो निचली पत्तियां हैं उनमें होता है और लाल भूरे और कागज नुमा जो है उसमें धब्बे से रेशे पड़ने लग जाते हैं, पत्तियां दूसरी पत्तियों से चिपक जाती हैं, कवक जो है माइसीलियम की तरह पत्तियों की सतह पर चिपका रहता है और पत्तियां जो है समय से पूर्व नीचे गिर जाती हैं। राइजोक्टोनियस जो सुलानी है, इसके स्ट्रेन्स भी मिलते हैं, उसके आधार पर इसको बांटा गया है। इसकी वैरायटी को जो है एनास्टोमोसस ग्रुप जो है एजी ग्रुप कहते हैं। ग्रीन ग्राम्स को जो है पृथक किए गए स्ट्रेन्स AG116 होते हैं और गिरी हुई मृत पत्तियों में स्क्रोशिया जो है वो विकसित हो जाता है, जो कि कवक का एक रूप है। कवक की एक व्यवस्थित जो है थैलस की ऑर्गेनाइजेशन है, थैलस जो है किस प्रकार व्यवस्थित हो रहा है। ग्रीन ग्राम जो है गर्मियों में बोई जाती है, इनमें वीड्स उग जाएं तो ये फसल के में रोग उत्पन्न करने में सहायक करती है। तो वीड्स और ग्राम जो है इसमें परस्पर संबंध रखते हैं, जिसके कारण से रोग इसमें जल्दी उपज जाता है। अब इसमें जो है रोग चक्र देखें तो मृदा जनित रोग है, कवक जो है वो मृदोपजीवी है, सप्रोफिटिक है और ये सड़ी गली पत्तियों पर जो है मृदा केंद्र उसमें पाया जाता है। वर्षा ऋतु जो है वो इसके लिए एक माध्यम का काम करती है, जिसकी वजह से जो कवक है इसका माइसीलियम है जल्दी जो है फैल जाता है, संक्रमण कर जाता है पौधों में। इसकी जो अनुकूल परिस्थितियां हैं तो इसका जो माइसीलियम है कवक का वो जल्दी से जल्दी फैल जाएगा और वर्षा ऋतु में, तो ये इसकी जो है अनुकूल परिस्थिति है। इसका जो प्रबंधन कैसे करेंगे, कार्बेंडाजिम का जो है बीज के उपचार के लिए इस्तेमाल करना है और विकल्प के रूप में जो है बीज शोधन जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी के साथ जो है इसका जो है उपचार करें 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के लिए। रूट रोट जो है उसके नियंत्रण हेतु जो है कार्बेंडेजियम जो है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ जो है लीफ स्प्रे करना है और मृदा में भी इसका जो है सिंचन करना है, मृदा में भी इसको डालना है। अगली बीमारी हम बात कर रहे हैं मूंग बीन येलो मोज़ैक, जिसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है मूंग बीन येलो मोज़ैक वायरस है। इसके जो लक्षण हैं वो ज़्यादातर जो है काले चने पर देखे जाते हैं बजाय कि ग्रीन चने के। काला जो चना है यानी कि उड़द जो है वो अधिक नुकसान उसका होता है और जो प्रारंभिक जो अवस्था है, प्राइमरी जो स्टेज है वो नई पत्तियों पर मिलेगी, जिससे कि पत्तियां बिखरी बिखरी से छितरी अवस्था में और पीले धब्बेदार होंगी। इसमें ट्राइफोलिएट लीव्स जो है वो बनने से पहले ही ऊपरी जो पत्तियां हैं वो अनियमित पीले व हरे धब्बे बनने लग जाएंगे। इसमें धब्बे जो है धीरे धीरे आकार में बढ़ते जाएंगे, अंततः जो पत्ती की जो संपूर्ण सतह पीली हो जाती है और पत्तियों का जो उत्तक है और वहां से जो जहाँ धब्बे बने हैं ना वहां पर उत्तक जो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा और पौधा भुना रह जाएगा और जो पौधे में जो परिपक्वन है वो भी देर से होता है और आंशिक जो है पुष्पन होगा और आंशिक ही फलियां लगेंगी, जिसकी वजह से पोर्स का आकार भी छोटा रह जाएगा, वह पीले रंग के होते हैं। ट्रांसमिशन जो है इसका वायरस व्हाइट फ्लाई से होता है, जिसका नाम क्या है बेमीसिया टेबेसी द्वारा स्थानांतरित होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि व्हाइट फ्लाई बेमीसिया टेबेसी के द्वारा इसका स्थानांतरण होगा। फिर हम बात करें इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे होगा, इसका प्रबंधन। कल्चर प्रैक्टिसेस, हम कृषि करने के लिए जो विधियां यूज करते हैं
तो कौन कौन सी विधियां यूज करें? प्रतिरोधी टॉलरेंट जो है प्रजातियों का चुनाव करें। ऐसी प्रजातियां, ऐसी किस्में जो ऑलरेडी रोधी क्षमता रखती हैं उनका चुनाव करें। फसल की बुवाई समय से करें, इस टाइम पर सोइंग करें। लाइन से लाइन की जो दूरी है 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। प्रमाणित जो बीज है, सर्टिफाइड जो बीज है, उसकी बुवाई है तो प्रयोग करना चाहिए। बीज का जो शोधन है वो इमिडाक्लोप्रिड 70 WS, इसका किस दर से इस्तेमाल करना है? 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार इसका उपयोग करें। समय समय पर वीडिंग करनी चाहिए, खरपतवार निकालने चाहिए और जो शीघ्र जो संक्रमित पादप हैं उनको निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। फिर हम बात करें कि इसका जो है जैविक रूप से कैसे इसको नियंत्रित करें, तो हम कंजर्व कर सकते हैं पेसिलोमाइसिस फेरिनोसिस फंगस को पैरासाइट ऑन व्हाइट फ्लाई के ऊपर जो है इसको कंजर्व कर सकते हैं। केमिकल कैसे करें इसका? बीज जो है जब सोइंग कर रहे हैं तो उससे पहले फॉरेट 10G से इसका उपचार करें। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में प्रयोग करें। व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं? सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम डाइमेथोएट का यूज करें और इसकी दर इस्तेमाल करने की क्या है? 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बुवाई के समय या बुवाई के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लीफ क्रिंकल डिजीज की बात करें तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है उड़द बीन लीफ क्रिंकल वायरस। ज्यादातर ये इसके जो लक्षण है नई पत्तियों पर सबसे पहले दिखाई देते हैं। धब्बे जो हैं वो वेन्स तक पहुंच जाते हैं, पत्तियों की जो वेन्स हैं वहां पर पहुंचेंगे और वहां पे हरिमाहीनता क्लोरोसिस होगी, जिसकी वजह से हरा रंग जो है वो वेन्स से शिराओं से निकल जाएगा और वहां जो है पीले रंग आ जाएगा और धब्बे बनने लग जाएंगे। पत्तियों के कई बार किनारे भी मुड़ जाते हैं, पूर्ण रूप से मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। जो शिराएं हैं, जो वेन्स हैं, वो रेडिश ब्राउन की लाल भूरे रंग की दिखाई देती हैं। पौधों पर जो रोग के लक्षण है वो बुवाई से कितने समय बाद दिखाई देंगे? 5 हफ्ते बाद दिखाई देंगे और प्रभावित पौधे बौने रह जाते हैं। जो प्रभावित पौधे हैं वो छोटे रह जाएंगे, हो सकता है वो मर भी जाएं, क्योंकि 1 से 2 सप्ताह के अंदर जो इसमें टॉप नेक्रोसिस शीर पर जो है उत्तक क्षय होने लग जाएगा, शीरस्थ उत्तक क्षय, जिसकी वजह से क्या होगा? पौधा जल्दी मर जाएगा। और जो इसकी वृद्धि की जो आखिरी अवस्था है, अगर उस पर संक्रमण हो जाए, उस समय संक्रमण होता है तो पत्तियों में कर्लिंग और ट्विस्टिंग नहीं पाई जाती है, लेकिन पत्तियां जो हैं उसमें वेनल क्लोरोसिस जरूर दिखाई देता है। आपकी पत्तियों की जो वेन्स हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो वेन्स जो है हरे से पीले रंग की हो गई हैं और रोग का जो संक्रमण है वो बीज द्वारा होता है। इसका जो संचरण है रोग का, वो उड़द बीन लीफ क्रिंकल वायरस का संचरण व्हाइट फ्लाई एफिड और बीटल्स के द्वारा होता है। इसका प्रबंधन के लिए हमें जो मुख्य बातें ध्यान रखनी है वो ये कि फसल की बुवाई समय से करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर व्यवस्थित करनी चाहिए। प्रमाणित बीज का उपयोग करें। बीज शोधन जो है मरकरी क्लोराइड के साथ करें। रोग प्रतिरोधी या टॉलरेंट प्रजातियों का चुनाव करें। खरपतवारों को फसल के आसपास से नष्ट करें। रोग वाहक कीट की रोकथाम हेतु डाइमेथोएट, जिसका उपयोग दर क्या है? 2 ml प्रति लीटर पानी में डालकर इसका पर्णीय छिड़काव करना है, पत्तों के ऊपर छिड़काव करना है। रोगी पौधों को समूल निकाल कर, जो रोगी पादप हैं, डिजीज प्लांट्स हैं, उनको विद रूट्स निकाल करके उनको जला करके नष्ट कर देना है। तो ये आज हमने बात की क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन उड़द एंड मूंग की बात की, साथ ही साथ जो हमने फसल उन्नयन की बात की थी उड़द और मूंग के बारे में, साथ ही साथ बात की थी रोग जो है उड़द और मूंग के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।